विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, और उसके अंदर हम संसदीय समितियां कर रहे थे। 3 समितियां हम पढ़ चुके हैं, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। अब हमने आगे की समितियां पढ़नी है। तो आगे की समितियों में क्या है? विभागीय समितियां। कौन सी हैं? ये स्थायी समितियों में आती हैं। किस में आती हैं? और मैंने कहा स्थायी समितियों को यहां पर स्टैंडिंग कमिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग कमिटीज। स्थायी समितियों को बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटीज और तदर्थ समितियों को बोलते हैं एडॉक कमिटीज। तो स्थायी समितियों के अंतर्गत ही दूसरे प्रकार की जो समिति है वो है विभागीय समितियां। ठीक है। तो लोकसभा की नियम समिति ने 1989 में विभागीय समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसरण में 3 विषयगत समितियां बनाई गई। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले 1989 में 3 विषयगत समितियां बनाई गई थी, वो कौन कौन सी थी? तो एक थी कृषि समिति, एक थी पर्यावरण एवं वन समिति और तीसरी थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति। कौन कौन सी? 1989 में मैंने कहा कि जो लोकसभा की नियम समिति थी उसने अनुशंसा की, उसने सिफारिश की कि भाई विभागीय समितियों का गठन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो 3 विभागीय समितियां बनी थी वो बनी थी कृषि समिति, दूसरे नंबर पर बनी थी पर्यावरण तथा वन समिति और तीसरे नंबर पर बनी थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ये तीनों समितियां एक साथ बनी, मतलब 1 2 3 करके याद करना। कृषि, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। क्लियर हो गया? फिर धीरे धीरे समितियां बढ़ती रही और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 24। कितनी हो गई है? 24। 16 समितियां लोकसभा की हैं, 8 राज्यसभा की हैं। क्या है? 16 लोकसभा की और 8 राज्यसभा की। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। कितने? 21 सदस्य लोकसभा में होते हैं, तो राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। 31 पे ही घेर लिया जाएगा आपको। क्या किया जाएगा? पूछेगा कि विभागीय समितियों में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर 31। जल्दी से आंकड़ा मिलता नहीं है। हमने क्या देखा? 22 देखा, 30 देखा, लेकिन 31। तो आपने बोलना कि 21 लोकसभा 10 राज्यसभा। क्लियर हो गया? इसके सदस्यों का लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। नाम निर्दिष्ट होते हैं इसमें। क्या होते हैं? इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। यदि समिति का, ये बोलने की जरूरत नहीं है, बस खाली इतना याद कीजिए, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। सीधे कार्य पे आइए। संबंधित विभाग, पहला कार्य क्या है? संबंधित विभाग या मंत्रालय की बजट मांगों पर विचार करके रिपोर्ट देना। संबंधित विभाग मंत्रालय की बजट मांगों पर विचार करके रिपोर्ट देना। नंबर 2 पे संबंधित विभाग के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना। नंबर 3 संबंधित विभाग के ऐसे विधेयकों पर विचार करना जो अध्यक्ष सभापति द्वारा सौंपे जाएं। और नंबर 4 सरकार की दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करना। सरकार की दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करना। तो मैंने कहा एक दिमाग का एक पार्ट ऐसा होता है कि जो उसे अच्छा लगता है वही पढ़ता है। क्या करता है कि जी हम तो प्राक्कलन समिति पढ़ेंगे, लोकलेखा समिति पढ़ेंगे, लोक उपक्रम समिति पढ़ेंगे, भाई यही पढ़ के जाएंगे। और ये बचपन से एक प्रथा सी बन गई है कि बस इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है और पास होना है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। अगर आपको टॉप 10 में आना है तो क्या करना पड़ेगा? टॉप 10 भी है, टॉप 5 में अगर आना है तो आपको लगभग सब कवर करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है कि वो आपसे विभागीय समितियों के बारे में पूछे, तो मैंने बता दिया वर्तमान में 24 हैं, 16 समितियां लोकसभा में, 8 समितियां राज्यसभा में, टोटल 31 सदस्य होते हैं। ठीक है। पर इंपॉर्टेंट क्या होता है? काम। अब काम क्या होता है? काम तक आते आते आपकी जो क्या ग्रास्प करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है कि छोड़ो ना, काम कौन पढ़े। काम से ही नंबर मिलेगा कि विभागीय समितियों का काम क्या होता है। तो मैंने कहा संबंधित विभाग या मंत्रालय की बजट मांगों पर विचार करके रिपोर्ट देना, नंबर 1। नंबर 2 संबंधित विभाग के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना। नंबर 3 संबंधित विभाग के ऐसे विधेयकों पर विचार करना जो अध्यक्ष सभापति द्वारा सौंपे जाए। और नंबर 4 सरकार की दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करना। क्लियर हो गया? ठीक। अब होता है जांच समितियां। क्या होती हैं? एक होती है विशेषाधिकार समिति। 3 समितियां इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। ठीक है। जांच समितियों में मतलब स्थायी समितियों के अंदर यानी स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर तीसरे प्रकार की जो समिति होती है वो होती है जांच समिति।
जांच समितियों के अंदर हमने 3 समितियां पढ़नी है। नंबर 1 पढ़नी विशेषाधिकार समिति यानी द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। नंबर 2 हमने पढ़नी याचिका समिति यानी द कमिटी ऑफ ऑन पिटिशन, द कमिटी ऑन पिटिशन। और नंबर 3 हमने पढ़नी है आचार समिति। नंबर 3 पढ़नी है आचार समिति। तो सबसे पहले विशेषाधिकार समिति यानी द कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। क्या सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा कौन करती है? आंसर विशेषाधिकार समिति करती है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत आसान हो गया है ना, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि संसद सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं? वो ब्रिटेन से लिए गए। कहां से? जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को विशेषाधिकार हैं, वैसे ही हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को क्या है? विशेषाधिकार हैं। पढ़े हैं, पहले पढ़े हमने। तो माना उनकी विशेषाधिकारों की रक्षा कौन करेगा? विशेषाधिकार समिति करेगी। इस उद्देश्य से यह समिति विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। क्या करती है? विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है तथा उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करती है। बार बार ध्यान देना, सिफारिश क्या करती है? कार्यवाही नहीं करती, सिफारिश करती है। इस दृष्टि से इसके कार्य की प्रकृति अर्ध न्यायिक है। यह यूपीएससी पूछती है। क्या करती है कि इसकी प्रकृति कैसी है? विशेषाधिकार समिति के कार्य की प्रकृति कैसी है? आंसर बोलना है आपने, अर्ध न्यायिक है, क्योंकि जांच करती है ना। क्या करती है? जांच करती है, उसके बाद अगर कार्यवाही करती तो पूर्ण न्यायिक हो जाती, लेकिन क्या जांच करने के बाद सिफारिश की, इसलिए अर्ध न्यायिक। संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। बस इतना काफी है विशेषाधिकार समिति में। दूसरे नंबर की जो जांच समिति है वो है याचिका समिति, द कमेटी ऑन पिटिशन। सदन के पास जनता द्वारा सामान्य हित के विषयों से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। याचिकाएं समझते हैं, याचिकाकर्ता, पिटिशनर है ना। याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इन याचिकाओं पर विचार करने हेतु याचिका समिति की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति? याचिका समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य। कुछ खास नहीं। आचार समिति अगली क्या है? आचार समिति। यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करती है। क्या करती है? आचार संहिता लागू करती है। इसका गठन राज्यसभा में वर्ष 1997 में, लोकसभा में सन 2000 में किया गया था। इसका प्रमुख कार्य आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करके समुचित कार्यवाही हेतु सिफारिश करना है। आचार समिति की जरूरत क्या पड़ी? क्या पड़ी जरूरत? क्योंकि एक समय था 1997 और सन 2000 के आसपास, हमने एक दूसरे पे माइक फेंकते हुए भी देखा लोगों को संसद के अंदर। क्या देखा? तो भैया आचार संहिता, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर क्या होता है? संसद होता है। संसद के अंदर मुंह से बोला जाता है, ठीक है, हाथों से नहीं। पता चला क्या माइक ही फेंक के एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए ना। तो आचार संहिता क्लियर हो गया। अब मैंने कहा स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर चौथे प्रकार की जो समिति होती है वो होती है सदन की समितियां। सदन की समितियों में हमने सबसे इंपॉर्टेंट नियम समिति, सबसे इंपॉर्टेंट नियम समिति, द रूल कमेटी बोलते हैं इसको। नंबर 2 पर सदन की समितियों के अंदर हमने पढ़ना है सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति। अगली पढ़नी हमने कार्य मंत्रणा समिति, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और चौथा हमने पढ़ना निजी विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति, निजी विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति। तो मैंने कहा स्टैंडिंग कमिटीज या स्थायी समितियों के अंतर्गत अब फिर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, संसद सदन की समितियां। उसमें भी मैंने कहा 4 हैं सब डिवीजन जब हम करते हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, एक आपकी नियम समिति, एक आपकी कार्य मंत्रणा समिति। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन कहां से बनता है। नियम समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। लोकसभा की नियम समिति में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति तथा उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा में खाली अध्यक्ष है, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों हैं, ठीक है। इसलिए कितने हो गए? 16। लोकसभा में कितने हो गए? 15। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति अपने अपने सदन की नियम समिति की पदेन अध्यक्ष होते हैं।
अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष, पदेन। और जगह पे हमने पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष को नियुक्त कर रहा, नॉमिनेट कर रहा, ऐसे पढ़ा था ना। पर यहां पर लोकसभा अध्यक्ष खुद अपनी लोकसभा की नियम समिति का क्या है? पदेन अध्यक्ष है। राज्यसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति। अगर मैं होता तो मैं उपराष्ट्रपति पूछता कि उपराष्ट्रपति किस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता था। राज्यसभा की नियम समिति का, क्योंकि राज्यसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्लियर हो गया? ठीक। नियम समिति का प्रमुख कार्य सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार विमर्श करना तथा उसके संबंध में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन की सिफारिश करना। मेंस में इस पे नंबर मिलेंगे, इस लाइन पर। किस पर? कि नियम समिति का प्रमुख कार्य सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार विमर्श करना तथा उसके संबंध में आवश्यक संशोधनों या परिवर्तनों की सिफारिश करना। क्लियर हो गया? ठीक। अब अगली होती है सदन की समितियों में, यानी स्टैंडिंग कमेटी में चौथे प्रकार की जो समिति होगी वो सदन की समितियां हो गई। सदन की समितियों में 4 समितियों में से एक हमने पढ़ ली नियम समिति। अब दूसरी पढ़ रहे हैं हम कौन सी? सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति, यानी कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। और हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में 101 के 4 में पढ़ा था 60 दिन तक अगर कोई सदस्य, संसद सदस्य अनुपस्थित होता है तो उसकी संसद सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। 60 डेज। कितना? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कितने दिन तक कोई सदस्य, संसद सदस्य क्या रहे? अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए? आंसर 60 दिन। कहां लिखा हुआ? 101 के 4 में लिखा हुआ। ठीक है। तो संविधान के 101(4) में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उस सदन में उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा यह कार्य स्वयं किया जाता है। तो राज्यसभा में इसके लिए कोई अलग समिति नहीं होती है, किंतु लोकसभा में इसके लिए एक समिति गठित की जाती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। यह समिति सदन की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति व अवकाश संबंधी सभी आवेदनों पर विचार करती है। सबकी अनुपस्थिति लगती है। क्या लगती है? तो सांसद खुद अनुपस्थित रहते हैं और अपेक्षा की जा रही है कि सरकारी कर्मचारी अनुपस्थित ना हो। तो भाई पहले खुद अनुपस्थित मत हो ना, पहले अनुपस्थित रहो। आप क्या रहो? सदन की कार्यवाहियां जब होती हैं आप ही के पैसों से, आप ही के टैक्स के पैसों से सदन चलता है। तो जब चलता है तो सारी सुविधाएं दे रखी हैं, गाड़ी दे रखी, घोड़ा दे रखा, अंगरक्षक दे रखे, सब दे रखा, स्कॉट दे रखा। क्या चाहिए? आपने आना है, बैठना है, देश पर, देश की नीतियों पर क्या करना है? विचार करना है। आप आराम कर रहे हो, कहाँ जा रखे जी? ये नहीं होना चाहिए। या तो फिर अपेक्षा भी मत करो सरकारी कर्मचारी से। भ्रष्टाचार ऊपर से क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। आपकी एज अलाउ नहीं कर रही है, छोड़ दो। बहुत सारे युवा हैं वो अपना भविष्य देखेंगे कहाँ? राजनीति में, है ना। एक पैर लड़खड़ा रहा है बिल्कुल, और फिर भी आप क्या कर रहे हैं कि जब नहीं है तो मत करो, किसी और को क्या करो? भेजो संसद में, युवाओं को भेजो, है ना। बताओ, भराड़ी सैन, हमारी जो विधानसभा सत्र चलना है उस पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं हमारे विधायक? स्वास्थ्य खराब हो जाता है जी। अरे यार, पहाड़ी राज्य में अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है आपका तो फिर ऊपर वालों को क्या हो रहा होगा? जबकि आपके लिए सब चलता है, एम्बुलेंस चलती है, सब चलती है। कार्य मंत्रणा समिति भाई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? मैंने आपको बता दिया, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, और सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य परियोजन समिति। ये 3 समितियां इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य परियोजन समिति। यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्ष होगा अपनी समिति का। मतलब नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य परियोजन समिति में लोकसभा की अगर होंगी तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होगा?
उसका हेड होगा, और अगर राज्यसभा की होगी तो राज्यसभा उसका पदेन क्या होगा, अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का सभापति उसका पदेन अध्यक्ष होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो तीन को अलग याद कर लो, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य परिजन समिति। क्लियर हो गया? ठीक है। तो भाई कार्य मंत्रणा समिति, यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को विनियमित करती है और सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर विचार विमर्श के लिए समय निश्चित करती है। क्या करती है? हालांकि अतिक्रमण होता है समय का, लेकिन मैंने कहा समय विनिश्चित कार्य करने का कार्य कौन करती है? कार्य मंत्रणा समिति करती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की समिति में कुल 15 सदस्य, राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने? 15 सदस्य। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने? 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला आता है इसमें सदन की समितियों में निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। लोकसभा में गैर सरकारी विधेयकों बताया था मैंने, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है ना? सरकार का कोई मंत्री नहीं जब करता है, कोई सामान्य सांसद करता है तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। लोकसभा में गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों पर विचार विमर्श हेतु समय नियत करने के लिए एक पृथक समिति गठित की जाती है। इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? आंसर निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने ढूंढ लिया है एक नया सा तथ्य, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पीसीएस बहुत पहले पूछ चुका। उत्तर प्रदेश पीसीएस में हम लोगों के समय में प्रश्न पूछा जा चुका कि लोकसभा किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? आंसर निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। और जिस जमाने में ये प्रश्न आया उस जमाने में हम 3 ही पढ़ के जाते थे, प्राक्कलन, लोकलेखा और है ना लोक उपक्रम समिति। हम भी आप ही जैसे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिखाया कि पूरा पढ़ के जाओ। क्या करके जाओ? तब पता चला बीच में कि अच्छा लोकसभा उपाध्यक्ष भी किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, वो होती है निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। तो जो गलतियां हमने की वो आप ना करें, ठीक है? यह समिति किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व उसकी जांच करती है। इसे गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति कहा जाता है। राज्यसभा में गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों पर विचार विमर्श के लिए समय का अवधारण राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा ही किया जाता है। कौन करती है? कार्य मंत्रणा समिति ही करती है। इसलिए निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति नहीं होती। कहां पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में ये काम कौन करता है? राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति करती है। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने पढ़ा कि निजी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति में जो लोकसभा की होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का नहीं पढ़ा हमने। इसका मतलब राज्यसभा का काम कौन कर रहा है? कार्य मंत्रणा समिति कर रही है। क्लियर हो गया? अब फिर दोबारा स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समितियों के अंदर 5वें नंबर की जो समितियां होती हैं वो होती छानबीन समितियां। क्या होती हैं? छानबीन समितियां। उन छानबीन समितियों में भी हमने कौन कौन सी पढ़नी है वो बता देता हूं। नंबर 1 पढ़ना हमने सरकारी आश्वासन समिति, द कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, ठीक है। नंबर 2 पढ़ना हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई कि ये यहां से क्वेश्चन बनता है क्या कि अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करना इसका काम है। किसका? इस अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी समिति का। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। एक होती है, तीसरे नंबर पे होती है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति यानी द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट, द कमेटी ऑन
सबऑर्डिनेटर। चौथे नंबर पे होती सदन में प्रस्तुत दस्तावेज संबंधी समिति, सदन में प्रस्तुत दस्तावेज संबंधी समिति। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं छानबीन समितियों में सरकारी आश्वासन समिति। क्या अश्योरेंस आपने किसी को किया है तो शासन और मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा समय समय पर जो आश्वासन दिए जाते हैं, किसके द्वारा? शासन और मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा समय समय पर जो आश्वासन दिए जाते हैं, इन आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा किया जाता है, इस बात की जांच कौन सी समिति करती है? आंसर सरकारी आश्वासन समिति करती है। अगर ये समिति ना हो तो भाई आश्वासन तो ये भी दे दें कि आप बैठ जाओ घर में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, आप बैठो, आपके घर तक क्या हो जाएगा? सब पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? क्योंकि झूठे आश्वासन दिए जाते हैं ना, किनके द्वारा? हाँ, कई बार घुमा कर दिए जाते हैं, मतलब सीधे सीधे तौर पर नहीं बोले जाते, बोला जाता है कि ऐसा, और फिर पूछा था कि आपने ऐसा कहा था, ये तो हुआ ही नहीं, तो बताया जाता कि ऐसे 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 करके। अब मैं पूरा क्लियर नहीं बताना चाह रहा हूं, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। चलिए, तो आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा किया जाता है, इस बात की जांच ये समिति करती है। लोकसभा की समिति में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1953 में किया गया था। क्लियर हो गया? नंबर 2, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति, द कमिटी ऑन SC एंड ST। अब आप हंस रहे हैं तो मैं बता देता हूं, आप बोल रहे हैं कि मैंने घुमा दिया, सरकार विरोधी कोई बात नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा होता है कई बार अशिक्षा के कारण। क्या होता है कि माना चुनाव के दौरान ये वायदा किया गया कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, क्या आएगा? अब बता देता हूं ना मैं, जब आप हंस रहे हो तो बता देते हैं कि भाई आपको चुनाव से पहले बोला गया आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, आपने कहा पैसा तो आया ही नहीं, और विपक्ष ने भी घेर दिया, क्योंकि आश्वासन समिति ने किया होगा, लेकिन आश्वासन समिति को पता है कि वो पैसा किस रूप में आया, गरीब की जेब में किस रूप में आया। तो फिर जब पूरा एस्टिमेट लगाया गया तो लगभग लगभग उतना ही था कि भाई शौचालय निर्माण के लिए दिया, हर घर जल योजना आई, विद्युत के कनेक्शन दिए, इतने तक फ्री किया गरीबी रेखा से नीचे के लिए किया। उन सब पैसों को जब जोड़ा गया तो पाया गया कि नोट मतलब अकाउंट में डिजिट तो नहीं आई, लेकिन साथ में उतना क्या हुआ। तो कुछ चीजों को अप्रत्यक्ष रूप से कहना पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर हम कहेंगे आप कहोगे नहीं ये नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि धन अगर हम बोलेंगे कि इतना धन आएगा तो उस एवज में क्या होगा, आप बोलेंगे हाँ अब तो क्या है वोट पक्का है। लेकिन मेन चीज होती है कि पता चला सरकार ने धन दे दिया आपकी क्या अकाउंट में, और आप यहां से उठते ही कहां चले गए, पब में चले गए या बार में चले गए, और आपने सारा पैसा क्या कर दिया, या आपने जुए में उड़ा दिया, और फिर आकर फिर सरकार को गाली दी। तो फिर कहां हुआ, क्या विकास कहां हुआ भाई? ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था, खुले में शौच बंद करना था इस देश में, तो शौचालयों का निर्माण जरूरी था, ठीक है। उज्ज्वला योजना आई, सिलेंडर आया, भाई कितने का आता होगा एक सिलेंडर? ऐसे करते 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 मैंने कहा योजनाओं का लाभ जब मिलता है, या इतना ही सोच लो आप कि मैं यहां से जब बद्रीनाथ जाता था तो मुझे 2 दिन लगते थे या 3 दिन लगते थे, कितने? मुझे आज दिन में भी अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं दिन में भी जा रहा हूं, इतना तेल बच रहा है क्योंकि लगातार चल रहा हूं, समय बच रहा है, तो उसकी भी तो कोई कीमत होगी, ठीक है। अब हंसी तो नहीं आ रही है, ठीक, हर चीज समझाई नहीं जाती, कुछ चीज समझ लिया करो। तो सरकारी आश्वासन समिति समझ में आ गया आपके कि सरकार ने यानी शासन ने और मंत्रिमंडल ने के सदस्यों द्वारा समय समय पर जो आश्वासन दिए जाते हैं, इन आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा किया जाता है, इसकी जांच कौन करती है? सरकारी आश्वासन समिति करती है। चलो जी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति, इसमें बता दूं कि इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10, तो 20 और 10 मिलाकर कितने हो गए टोटल? 30 सदस्य हो गए। समिति की अवधि 1 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 1 वर्ष की होती है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना है। अब मुझे आर्टिकल बता दो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आर्टिकल बताइए क्या है?
अब फिर किताब खोलेंगे, 338 है, 338 है, क्या है, चेक भी कर लो बेरक में। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, जनजाति, और 338 बी में पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो कि नया है, जो कि क्या है, नया है, पिछड़ा वर्ग आयोग। मिला? तो ये जो समिति है ये क्या करती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर क्या करती है, विचार करती है, इनके कल्याण संबंधी मामलों की जांच करती है और इस संबंध में संसद में रिपोर्ट देती है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट, द कमिटी ऑन, प्रत्येक सदन के लिए गठित इस समिति में 15-15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? जो अध्यक्ष या सभापति द्वारा 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। यह समिति इस बात की जांच करती है कि संविधान या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विधायन जो नियम, विनियम, उपनियम आदि बनाने के लिए स्थानीय निकायों या प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित या डेलीगेटेड किया गया है, उचित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, उचित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, जब संसद किसी कानून आदि में मुख्य सिद्धांत निर्धारित कर देती है तथा कार्यपालिका इन सिद्धांतों के आधार पर औपचारिक एवं प्रक्रिया संबंधी विस्तृत नियम एवं विनियम तैयार करती है, तो इसे अधीनस्थ विधायन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। अब आपसे मेंस में पूछ सकता है कि अधीनस्थ विधायन किसे कहा जाता है, 20 शब्दों में पूछा आपसे, अधीनस्थ विधायन से आप क्या समझते हैं, तब आपने यही डेफिनेशन लिखनी है कि संसद किसी कानून आदि में मुख्य सिद्धांत निर्धारित कर देती है तथा कार्यपालिका इन सिद्धांतों के आधार पर औपचारिक एवं प्रक्रिया संबंधी विस्तृत नियम एवं विनियम तैयार करती है, तो इसे अधीनस्थ विधायन कहते हैं, यानी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। अब मैंने बोला कि यह समिति इस बात की जांच करती, कौन सी समिति, अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति, है ना, द कमिटी ऑन द सबऑर्डिनेट, द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इस बात की जांच करती है कि संविधान या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विधायन जो नियम, विनियम, उपनियम आदि बनाने के लिए स्थानीय निकायों, खास ध्यान देना है, स्थानीय निकायों या प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित यानी डेलीगेटेड किया गया था, उचित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, उचित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर आपकी छानबीन समिति में चौथे नंबर पे आती है सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी समिति। सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी समिति, यह समिति सर्वप्रथम 1975 में गठित की गई थी। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा इस समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। यह समिति सदन के पटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों का अध्ययन करके यह देखती है कि क्या वह संवैधानिक प्रावधानों अथवा किसी अधिनियम या नियम के अनुरूप है या नहीं। देख लो, इतना काम होता है संसद के अंदर, समितियां इतना काम करती हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं लघु संसद। ठीक है, मैंने कहा सदन में प्रस्तुत दस्तावेज संबंधी समिति, सदन के पटल पर जो दस्तावेज रख दिए गए हैं, सदन के पटल पर जो दस्तावेज रख दिए गए हैं उनका अध्ययन करना किसका काम है, सदन में प्रस्तुत दस्तावेज संबंधी समिति का। क्या जांच करेगी कि वह संवैधानिक प्रावधानों अथवा किसी अधिनियम या नियम के अनुरूप है या नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत यानी स्थायी समितियों के अंतर्गत जो 6ठे नंबर की समिति आती है वो आती है सेवा समिति। कौन सी? सेवा समिति में हमने पढ़नी वेतन भत्ता समिति। कौन सी? वेतन भत्ता समिति। ये भैया संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित है, आपके वेतन भत्तों से संबंधित नहीं है। नंबर 2 आवास समिति, ये भी संसद सदस्यों के लिए कि किसको क्या अलॉट करना है, क्या कहां पर आवास देना है। समझ में आया? या आवास कोई छोड़ नहीं रहा तो उसे खाली करवाना है, दूसरे को अलॉट करना है। आवास समिति। ग्रंथालय समिति, कौन सी? 9 लोकसभा के 6, राज्यसभा के 3 सदस्य होते हैं इसमें। ग्रंथालय समिति। चौथी होती है सामान्य प्रयोजन समिति। चौथी क्या होती है? अब सामान्य, इसमें बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन चौथी वाली इंपॉर्टेंट है सेवा समितियों में। सामान्य प्रयोजन समिति, यह समिति संसद के दोनों सदनों में होती है। संसद के सदनों और उनके सदस्यों के कार्यों से संबद्ध ऐसे तदर्थ मामले जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन मामलों पर यह समिति अपना परामर्श देती है।
इसलिए इसका नाम है सामान्य प्रयोजन समिति। किसी समिति ने नहीं किया काम, किसी के अंडर में नहीं आया, तो बाकी जो बचा कुचा काम होगा वही कौन करेगी? तो लोकसभा की सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा की सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। इतना क्लियर हो गया? इस समिति का गठन 1954 में किया गया था। 1954 से ये प्रथा क्या हो रही है? चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद 7वें नंबर पे जो स्टैंडिंग कमिटीज के अंतर्गत आता है वो आता है सलाहकार समितियां। सलाहकार समितियों में मैंने कहा इनका गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा आपको कि सलाहकार समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह समितियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी होती है। संबंधित मंत्रालयों का मंत्री अथवा राज्य मंत्री उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। संबंधित मंत्रालयों का मंत्री अथवा राज्य मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। इन समितियों के माध्यम से संसद सदस्य एवं मंत्री सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू किए जाने के तौर तरीकों पर अनौपचारिक विचार विमर्श करते हैं। इस समिति में अधिकतम 30 और न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। इन समितियों का गठन नई लोकसभा के गठन के पश्चात किया जाता है तथा लोकसभा के विघटन पर यह स्वतः क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक है। 16वीं लोकसभा के गठन के पश्चात वर्ष 2014 में कुल 35 सलाहकार समितियां गठित की गई थी। कितनी? फिर उसके बाद जो फिर दोबारा चुनाव हुआ उसके बाद वो संख्या बढ़ गई होगी। उसके बाद मैंने कहा अगली होती है तदर्थ समितियां, एडॉक कमेटी। इसको मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा। कुछ मैंने नियम बताने हैं, 377, 388, 184, 193, 115। ये नियम इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस में लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, इसे अगले लेक्चर में